एवरीवन, जय हिंद प्यारे साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल सफलता @IQ PK में आपका स्वागत है साथियों। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, हम MPPSC मेंस 2025-26 के पेपर को लेकर निबंध की क्लास कंटिन्यूटी ले रहे हैं साथियों। इसी क्रम में आज हमारी यह निबंध की 10वीं क्लास है। आज हमारा जो निबंध है विश्वग्राम की संकल्पना। ठीक है ना साथियों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निबंध से पहले साथियों एक बेसिक निबंध की जो रूपरेखा या जो कसौटी होती है ये आपके सामने प्रस्तुत है। यह लेक्चर साथियों हमारी प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर है। जब हमने निबंध का लेक्चर या क्लास लेना स्टार्ट किए थे तभी इसका हमने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। तो आप इस पहले लेक्चर को देखकर अपनी निबंध की सारी कसौटियों को समझ सकते हैं। उसके बाद अपना निबंध लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। साथियों एक सजेशन दूंगा कि भले ही आप आगे पीछे निबंध को कैसे भी देखें, क्रम से देखोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, पर उससे पहले आप इस लेक्चर को ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें वो सभी कसौटियाँ हैं जो मार्केट में सभी टीचर बताते हैं। यहाँ तक कि मैंने खुद कम से कम 10 से 12 टीचरों की कसौटियाँ हैं जो देखें ना, वो सब देखने के बाद एक अब निचोड़ निकाल के वो आपको दिया है, परोसा है। ठीक है ना, जो सभी टीचर बताते हैं वो है, क्योंकि हम लोग भी तो डाटा इधर उधर से कलेक्ट ही करते हैं ना। मुझे यह बात कहने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है, तो यह लेक्चर आपके लिए सफिशेंट है। और जो सभी टीचरों ने आज तक का मेरा जो अनुभव है, जो मैंने लिया है, उन्हीं कसौटियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक मॉडल आंसर दे रहा हूँ, आपको चलने के लिए एक रूपरेखा प्रदर्शित कर रहा हूँ आपके सामने। इस रास्ते में चलना आपको ही है। ठीक है, तो चलिए फिर इन सभी सूचनाओं के साथ आज आपका अपना निबंध स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, तो आज का हमारा निबंध क्या है? विश्वग्राम की संकल्पना। ठीक है, चलिए हमारा निबंध कौन सा है? विश्वग्राम की संकल्पना। ठीक है साथियों, विश्वग्राम की संकल्पना। वसुधैव कुटुंबकम की अलग यहाँ जगती है, दूरियां मिटाकर सब एक घर सी लगती है। ठीक है, यही तो अब इसके बाद इसी का सब पैरा साथियों। संचार क्रांति ने भूगोल की सीमाओं को इस कदर लांघ दिया है कि दुनिया का कोई भी कोना अब पराया नहीं रहा। ठीक है ना साथियों, हम दुनिया के हर कोनों की अब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत का वसुधैव कुटुंबकम का जो सपना है, आज की संचार क्रांति, आर्थिक उदारीकरण और तकनीकी समावेशन ने उसे विश्वग्राम के यथार्थ रूप में हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है ना साथियों, जो विश्व पहले हमारे लिए एक सपना सा लगता था, आज जो है हमारी मुट्ठी में लगता है। ठीक है, आज आप स्मार्टफोन के जरिए, आज पूरा विश्व आपकी मुट्ठी में है। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप देख लीजिए, 1 मिनट क्या 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पूरा विश्व एक वैश्विक बाजार, वैश्विक संस्कृति और परस्पर निर्भर समाज में तब्दील हो चुका है। परंतु क्या भौतिक दूरियों का यह मिटना सचमुच हमारे दिल को भी पास ले आया है, या फिर इस चमक दमक के पीछे कोई नई खाई जन्म ले रही है? यह भी हमारे लिए सोचने वाली बात है साथियों। ठीक है ना, फिर इसके बाद नेक्स्ट पैरा। इंटरनेट की लहरों पर बहती यह दुनिया आज है। इंटरनेट की लहरों पर बहती यह दुनिया आज है। तकनीक के हाथों में ही अब प्रगति का राज है। ठीक है साथियों, भौतिक दूरियों के सिमटने से
पैदा हुई आशंका का निदान तकनीक और आर्थिक अंतर्संबंधों के तार्किक धरातल पर मिलता है। जो निदान है वह तार्किक धरातल पर मिलता है। ठीक है साथियों, विश्वग्राम की यह संकल्पना केवल एक दार्शनिक विचार नहीं बल्कि इंटरनेट, एआई एवं सोशल मीडिया जैसे आधुनिक विधाओं द्वारा पोषित एक जीवंत वास्तविकता है। ठीक है साथियों, आज डिजिटल इंडिया और 5G तकनीक के विस्तार ने दुनिया के हर कोने को मुख्यधारा से जोड़ दिया है। ठीक है, वर्तमान रूस यूक्रेन एवं खाड़ी संकट की गूंज तत्काल वैश्विक बाजार और भारत के मध्यम वर्गीय आय पर दिखाई देती है, जो यह सिद्ध करता है कि हम सब एक ही नाव के सह यात्री हैं। ठीक है ना साथियों, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डिजिटल युग ने ज्ञान और सूचना का लोकतांत्रिकरण तो कर दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर वैचारिक आदान प्रदान सुगम हुआ, किंतु विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या सूचनाओं के इस महासागर में बहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से सशक्त है या डिजिटल डिवाइस ने एक नया वर्ग भेद पैदा कर दिया है। यह भी सोचने वाली बात है साथियों। किसी भी चीज़ के दोनों पक्ष होते हैं साथियों, तो हमें देखना है क्या जो तकनीकी क्रांति आज हमारे सामने आई है उसे यूज करने के लिए समाज का हर वर्ग सक्षम है, या फिर इस हमारे सामने जो तकनीकी सुविधा जो आई है उसने एक और नया संघर्ष हमारे सामने छेड़ दिया। यह भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यह एक तरफ तकनीक की आशा, एक तरफ अंधियारा है। विश्वग्राम के इस यथार्थ को क्या सबने स्वीकारा है? ठीक है साथियों, डिजिटल डिवाइस की इस गंभीर चुनौतियों का समाधान एक सेकंड साथियों, यथार्थ के धरातल पर दिखता तो विश्वग्राम का यह ढांचा कभी भी पूरी तरह समानतामूलक नहीं बन पाता या समतामूलक नहीं बन पाया है। ठीक है साथियों, जहां एक और मेट्रो शहरों का युवा वैश्विक विलासिता का आनंद ले रहा है, वहीं ग्रामीण अंचल में आज भी नेटवर्क और डिजिटल साक्षरता का अभाव है। ठीक है ना साथियों, विश्वग्राम की जो संकल्पना है वह आज भी हमारे सामने एक चुनौती बन के खड़ी है साथियों। एक और जहां हमारा जो आधुनिक शहर है
आधुनिक शहर विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, वहीं हमारा ग्रामीण जीवन आज भी तकनीक से क्या है, अछूता है। ठीक है ना साथियों। इतना ही नहीं, विश्वग्राम में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का खतरा मंडरा रहा है, जहां पश्चिमी कल्चर और उपभोक्तावादी संस्कृति स्थानीय लोक परंपराओं, बोलियों और नैतिक मूल्यों को निगल रही हैं। लोग ग्लोबल बनने की होड़ में लोकल की जड़ों को भूलते जा रहे हैं। ठीक है साथियों। वर्तमान में सोशल मीडिया पर बढ़ती साइबर बदमाशी एवं मानसिक अलगाव इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। तो क्या इस सांस्कृतिक संक्रमण और असमानता के दौर में हमारा कोई ऐसा ठोस आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं है जो इस अनियमित भाव को रोक सके? ठीक है ना साथियों। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से साथियों हमारे 3 पैराग्राफ ख़त्म हो गए। साथियों मैं इतनी स्पीड से इस वजह से चल रहा हूँ क्योंकि इस लेक्चर को मुझे भी पता है, मैं एक अभी शुरुआती यूट्यूबर हूँ, शुरुआती क्रिएटर हूँ, जो अपने अनुभव को आपके सामने साझा कर रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे, पर जो लोग देखेंगे वह सिर्फ मेंस लिखने वाले बच्चे, मलाई बच्चे होंगे, और वह इस लेक्चर की प्रासंगिकता को समझेंगे, इस लेक्चर के महत्व को समझेंगे। इस वजह से मैं ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट या ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आपके साथ मुझे भी इस चीज़ को तैयार करना है। ठीक है। बाजार की इस दौड़ में कोई पीछे छूट ना जाए। कल्याण की इस राह पर हर हाथ बढ़ता जाए। ठीक है, यह हमारा कोटेशन हो गया है। अब इसके बाद इस अनियंत्रित बाजारवाद का सशक्त निदान कल्याणकारी राज्य की नीतियों और वैश्विक आर्थिक सहयोग से संभव होता है। ठीक है साथियों। विश्वग्राम ने जहां एक ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से रोजगार और निवेश के द्वार खोले हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय कुटीर उद्योगों के सामने अस्तित्व का संकट भी खड़ा कर दिया। ठीक है ना साथियों। जहां वैश्वीकरण ने एक और बड़े उद्योगों को तो बहुत लाभ पहुंचाया, रोजगार आया, निवेश आया, परंतु जो हमारे छोटे उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, उनके सामने उनका अस्तित्व संकट में आ गया है। ठीक है ना। जो हमारे ग्रामीण उद्योग थे उनमें संकट छा रहा है। ठीक है। वैश्वीकरण के इस दौर में अमीर और गरीब देश या समाज के बीच की खाई चौड़ी हुई, जिसे कम करने के लिए WTO और IMF जैसे संस्थाएं प्रयासरत तो हैं, पर उनकी नीतियां अक्सर विकासशील देशों के हित से टकराती हैं। ठीक है ना साथियों। इस वैश्वीकरण के दौर में जो अमीर एवं गरीब, जो विकसित और अल्पविकसित या
विकासशील राष्ट्रों के बीच में जो खाई पैदा हुई न साथियों, उसके नियंत्रण के लिए WTO एवं IMF जैसी संस्थाएं कार्य तो कर रही हैं, परंतु उनकी जो नीतियां रहती हैं वह विकासशील देशों के हित में रोड़ा बनती हैं या टकराती हैं। ठीक है। हालिया वैश्विक मंदी के संकेतों और संरक्षणवाद ने इस विश्वग्राम की आर्थिक स्थिति पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि इस आर्थिक और सांस्कृतिक चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए हमारे अपने देश और सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर क्या रणनीतिक कदम उठाए हैं। ठीक है साथियों। इस तरीके से हमारा 4 पैराग्राफ समाप्त होते हैं। अब हम 5वें पैराग्राफ में आ गए हैं। सरकारी नीतियों का संबल आत्मनिर्भरता की हुनर है। वैश्विक पटल पर बढ़ता अब भारत का अधिकार है। ठीक है साथियों। भारत सरकार ने इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए आत्मनिर्भरता और डिजिटल समावेशन का एक मजबूत प्रतिमान प्रस्तुत किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश की 1.25 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को भारतनेट से जोड़कर डिजिटल विभाजन को पटकने का ऐतिहासिक कार्य किया। ठीक है ना साथियों। हमारा जो डिजिटल इंडिया अभियान एवं भारतनेट, हमने जो डिजिटल विजन जोड़े साथियों, उसने हमारी जो डिजिटल विभाजन की जो थोड़ी बहुत जो आकांक्षा पैदा हो रही थी उससे हम क्या किए, समाधान किए। ठीक है। उसका हमने क्या किए, समाधान किए। ठीक है ना। वहीं जनधन आधार मोबाइल की त्रित्रीन है, मतलब तीनों ने मिलकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हुए सीधे गरीबों के खाते में लाभ पहुंचाया है, जिससे विश्वग्राम के यथार्थ को कल्याणकारी बनाया। जिसने विश्वग्राम के यथार्थ को क्या बनाया साथियों, कल्याणकारी बनाया। स्थानीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं में टिकने योग्य बनाने के लिए हमने क्या क्या प्रयास किए साथियों, वो आए हैं। ODOP एवं स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए लोकल फॉर वोकल के नारे को धरातल पर उतारा गया है। परंतु क्या ये आंतरिक प्रयास वैश्विक स्तर पर आने वाली महामारियों, जलवायु परिवर्तन एवं सुरक्षा संबंधी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए अकेले काफ़ी हैं। ठीक है साथियों। यह भी क्या है, सोचने वाली बात है। ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सीमाओं के पार संकट जब कदम बढ़ाता है, तब साझा प्रयास ही
सबको पार लगाता है। ठीक है ना साथियों, इसका जीता जागता उदाहरण हमने कोविड महामारी में देख लिए। ये अभी जो हमारे सामने तत्कालिक वैश्विक संकट खड़ा है उसमें हम देख ही रहे हैं। वैश्विक संकट का निदान भारत के दूरदर्शी और मानवीय कूटनीतिक प्रयासों में झलकता है। विश्वग्राम की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई संकट सीमाओं को नहीं मानव जैसे सीमाओं को नहीं मानता। ठीक है साथियों, जैसे कोविड-19 या वर्तमान के संकट, इसमें युद्ध है, ग्लोबल वार्मिंग आदि है ना। भारत ने इन संकटों के समय विश्व बंधुता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ठीक है ना साथियों, आज जो भी वैश्विक संकट खड़े हैं उसमें भारत ने विश्व बंधुता के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, वैक्सीन मित्र के तहत दुनिया के दर्जनों गरीब देशों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराना इसका जीवंत प्रमाण है। मानवीय एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी भारत ने विश्व के कई देशों की सहायता की है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने ISA और लाइक आंदोलन आज भारत के माध्यम आंदोलन आज पूरे विश्वग्राम को सतत विकास की राह दिखा रहे हैं। भारत के जो ये दो आंदोलन हैं साथियों, यह आज पूरे विश्व को सतत विकास मतलब अपने उपभोग के साथ साथ हम भविष्य के लिए या आगामी अपनी पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन इस कूटनीतिक सफलता के बावजूद क्या विश्वग्राम को सुरक्षा के सामने आतंकवाद और साइबर युद्ध जैसे अदृश्य खतरों की कोई नई दीवार खड़ी नहीं हो रही? यह भी हमारे लिए एक सोचने वाली बात है साथियों, कि आज हम जो प्रयास कर रहे हैं वह है हमारे सामने आतंकवाद या युद्ध जैसे कोई खतरे तो नहीं पैदा करेंगे। ठीक है ना। हमें आज डिजिटल क्रांति, तकनीकी उपभोग चीज़ें अच्छी तो लग रही है, पर सोचने वाली बात है क्या यह बाद में हमारे सामने खतरा बनकर तो नहीं खड़े हो जाएंगे। किसी एक राष्ट्र का प्रभुत्व तो इन पर नहीं हो जाएगा। जैसे आज स्ट्रीम फाइल के नाम पर यूरोप किसी कंट्री को किस तरीके से डरा, अरे किसी और की तो छोड़ो, हमारे अपने देश के क्या हालत है उसके चक्कर में, जो किसी से छुपा नहीं है साथियों, जो तो प्रत्यक्ष है ना। वो कहते हैं सच को सच बोलने में क्या ही डर, देख ही रहे ना आए दिन ट्रम्प स्ट्रीम फाइल के नाम पर हर देशों को कैसे डराता धमकाता रहता है ना। तो हमें ऐसे खतरों से भी बचना है, याद रखना। अदृश्य शत्रुओं का घेरा तकनीक से ही टूटेगा। सुरक्षा का यह चक्रव्यूह अब कभी नहीं छूटेगा। ठीक है ना साथियों। आतंकवाद और साइबर खतरों की इस वैश्विक दीवार को भारत ने सुदृढ़ राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ढहने
मतलब दूर करने का संकल्प लिया है। वर्तमान युग में विश्वग्राम की आंतरिक सुरक्षा को डार्क वेब, लॉन ब्लॉफ अटैक और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए होने वाली टेरर फंडिंग से गंभीर खतरा है। ठीक है ना साथियों, हमें इन माध्यमों से क्या है, गंभीर खतरा है। डार्क वेब या लोन के माध्यम से जो अटैक होता है, क्रिप्टो करेंसी है या जो फंडिंग है, इनके माध्यम से जो भी खतरा होता है, ये हमारे सामने क्या है, एक गंभीर चुनौतियां हैं। ठीक है, भारत ने मंचों पर नो मनी फॉर टेरर जैसे सम्मेलनों की मेजबानी करके और G20 की अध्यक्षता के दौरान साइबर सुरक्षा और वैश्विक सहमति बनाकर इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया है। साथियों, जैसा कि हमने वैश्विक मंचों पर इस खतरे को लेकर बार बार आवाज़ उठाई है कि इनसे लड़ना हमारे लिए कितना आवश्यक है, नहीं तो यह बाद में हमारे अस्तित्व में ही क्या संकट पैदा करेंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति और कड़े कानूनों के माध्यम से नागरिकों के डाटा और भारत की संप्रभुता को सुरक्षित किया जा रहा है। पर क्या इन सुरक्षात्मक और नीतिगत प्रयासों की पूरी तरह सफलता और परिणाम उन्मुखी माना जा सकता है? ठीक है ना साथियों, या अभी भी परिणामों के धरातल पर कुछ कमियां हैं? राष्ट्रीय स्तर पर साथियों, जो भारत ने जो नीतियां अपनाई हैं या जो कानून बनाए हैं, क्या इन सुरक्षात्मक नीति एवं नीतिगत प्रयास पूरी तरह सफल हुए हैं, या इनको परिणाम उन्मूलक माना जा सकता है? ठीक है, या फिर धरातल पर इसमें कुछ कमियां शेष हैं? यह भी सोचने वाली बात है। ठीक है ना। सफलता की नई इबारत आज देश लिख रहा है। विश्व के मंच पर भारत का लोहा दिख रहा है। ठीक है, परिणामों की समीक्षा करें तो सरकार के इन प्रयासों की सफलता आज पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। आज भारत की यूपीआई प्रणाली विश्व के कई देशों में स्वीकार की जा रही है, जो यह साबित करता है कि भारत विश्वग्राम का केवल एक उपभोक्ता नहीं बल्कि डिजिटल विधाओं का प्रदाता बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी समावेशी नीतियों के बल पर पिछले कुछ
वर्षों में करोड़ों लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। ठीक है ना साथियों। हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्वग्राम के आर्थिक इंजन को गति दे रही है। किंतु इस भौतिक और आर्थिक सफलता के शिखर पर पहुंचकर क्या हम विश्वग्राम के इस अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर पाए हैं, जहां मानव मूल्यों और शांति का वास होता है। ठीक है साथियों। इसके बाद 9वां पैरा, भौतिकता की अंधी दौड़ में आत्मिक ज्ञान जरूरी है। मानव का मानव से जुड़ना सबकी मजबूरी है। ठीक है ना, समझ गए। अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का बहुआयामी समाधान यथार्थ के भौतिकवाद से यथार्थ के अध्यात्म और मानवीय मूल्यों की ओर बढ़ने में है। ठीक है ना साथियों। हमारा जो अंतिम उद्देश्य क्या है, अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति क्या है साथियों, हमारे लिए बहुआयामी समाधान तथा यथार्थ के भौतिकवाद से आदर्श के अध्यात्म और मानवीय मूल्य से जुड़ना। ऐसा नहीं कि हम भौतिकवादी दुनिया, भौतिकवादी चकाचौंध या पश्चिमी संस्कृति के चक्कर में अपने मूल अस्तित्व, अपनी मूल संस्कृति को ही बर्बाद कर दें या अपनी मूल संस्कृति को ही भूल जाएं। हमें ऐसा नहीं करना है साथियों। ठीक है, इतना समझ में आया। पीएससी वाले बड़े बच्चे हो, इस वजह से मैं चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। जो चीज़ें हैं वो आपके सामने एकदम स्पष्टली हैं, आप तो बस समझो इनको कि हम ऐसा निबंध ऐसा लिख सकते हैं। व्यवस्थित आपके सामने प्रस्तुत है मॉडल आंसर, आप इसे लिखो। बढ़िया पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ से पीडीएफ निकालो और बिंदास लिखो, या यहीं से वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हो। या आपके सामने एक बेहतर मॉडल निबंध है। कुछ ना होने से साथियों कुछ बेहतर है। अरे ये बात बुकों की, मार्केट में जो बुक है उन्हें मैंने भी रीड किया है। हर कोचिंग संस्थान की कम से कम 2000-2500 शब्द से कम नहीं है। मैंने उन 2-2500 में से छांटकर कम से कम समथिंग जो कोटेशन सही साथियों 1150 से 1200 शब्द हैं। एकदम आपके सामने टू द पॉइंट लिखा है ना। 1000 शब्द का तो जो बीच का ऐसे है, और सभी में देखो 8-8, 10-10, 12-12 शब्द के जो कोटेशन है, तो ऐसे ही समथिंग 1200 शब्द के आसपास है। अब आप इससे ज़्यादा छांटबीन के नहीं कर सकते हो। जब हम लिखने को बैठेंगे तो कुछ 1-2 चीज़ें तो माइंड से छूटती हैं साथियों। अगर हम 1000 शब्द याद करेंगे तो कम से कम वो, अगर हम 1200 शब्द याद करेंगे तो हमारे पास कम से कम 1000 शब्द बचेंगे। और अभी अगर तुम 1000 शब्द करोगे तो 800-900 में आकर निपट जाओगे। ध्यान दे लीजिए कि आपको 800-900 में आके निपटना है, तो 1000 शब्द के पीछे भागिए। इसीलिए मैंने कम से कम आपको 1200, 1150 से 1200 शब्द दिया है, ताकि हमारे पास कम से कम 950 से 1000 बचेंगे, वो जो हमारे लिए आदर्श है। आप भी जानते हो सिलेक्शन का आधार क्या है। जिस बच्चे के 50 से कितने आ गए, जिसने 50 से कितने 55% नंबर लेके आ गया, मतलब वो क्या कर गया, रैंक लगा गया। सिलेक्शन नहीं, रैंक। तो अपन को 100% के पीछे तो भागने ही नहीं है। अपन को 50% नंबर चाहिए। 50 नंबर का अपन ने लिखे, 35+ नंबर मिल गए, मतलब अपन बहुत खुश हैं, अपना काम हो गया। 50 में से 35+ नंबर भी अगर मिल गए ना अपने, तो अपने काम कितने हो गया है। ठीक है, मतलब अगर अपन ने
70% नंबर लेके आ गए तो अपना काम हो गया। अपन को 100 के पीछे नहीं भागना। मैं आपको अभी भी बताता हूँ साथियों, ठीक है, मैं क्लियर कट बोलूँगा। मैं आपको एक मॉडल आंसर, मॉडल निबंध दे रहा हूँ, है। अपन को 50 नंबर में से भैया 35 नंबर लेके आना है। इतने मिल गए मतलब अपन उद्धार हो गए, तर गई अपनी ज़िंदगी, ठीक है ना, अपना काम हो गया। अपन को 50 में से 50 नहीं लाना है, ठीक है ना, क्योंकि जो टॉपर वाला बंदा रहता है वो भी 50% नंबर प्लस ही लेके आता। आप किसी भी टॉपर की कॉपी उठा के देख लो, समझे, समथिंग 50 से 55 प्लस ही नंबर मिलेंगे उसके। और कुछ इंटरव्यू है, मतलब इतने में आपका भैया आपके लिए इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। इतने नंबर लाके आप अपने टारगेट के पास पहुंच जाओगे, ठीक है ना, रैंक के आसपास पहुंच जाओगे, रैंक लगी जाएगी। 55% नंबर मतलब बहुत है। आप अभी अपना 21 से लेके 24 तक के जो रिजल्ट आए हैं उठा के देख लो। जो टॉपर है वह सबने 50% से 55% के आसपास ही खेला है ना। इसी वजह से साथियों 100 के पीछे मत भागो। ऐसा ना हो कि सब कुछ पाने के चक्कर में जो हाथ में है या जो अपनी थाली में है वो भी खो दो, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, अपना कहाँ तक हो गया था, बहुआयामी अपने यहाँ तक कर लिए थे, है ना। पहला पैरा हो गया था अपना ग्लोबल फैमिली बन गया है। अब इसके आगे हम करेंगे फिर दूसरा पैरा। इसके लिए हमने शिक्षा में वैश्विक नागरिकता के मूल्यों को शामिल करना होगा। इसके लिए हमें अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है साथियों उसमें वैश्विक मानव या वैश्विक नागरिकता मतलब सभी मानव हमारे अपने हैं, हम भाई बंद हैं, ठीक है ना। जहाँ युवा केवल तकनीकी रूप से दक्ष ना हों, उनमें करुणा, सहिष्णुता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता भी हो। विज्ञान और आध्यात्म का यह समन्वय मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। समझ गए। जहाँ तकनीक मानव पर हावी होने की बजाय उसकी चेतना को ऊंचा उठाने का माध्यम बनेगी, तो इस समग्र यात्रा के बाद आने वाले कल के क्षितिज पर हमने विश्वग्राम का कैसा स्वरूप दिखाई देता है, ठीक है ना साथियों। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आज का हमारा अंतिम पैरा। उग रहा है पर्व से देखो नव, एक सेकंड साथियों यहाँ पर पूर्व करो, जिसको आप थोड़ा सा चेंज करो ना। उग रहा है पूर्व, कहाँ लग गया, पूर्व से देखो, है ना। उग रहा है पूर्व से देखो नव विधान का सूरज, शांति प्रगति और प्रेम से महकेगा अब विश्व का आंगन। साथियों जय गलती ऐसा है, देखो मैं आपको सच बताऊं, मैं नोट्स बनाता हूं उसके बाद मैं रीड ही नहीं करता हूं कि यार मैंने गलत तो नहीं लिखा। देखो ये चीज़ मैं रियली बताऊं तो मैं छुपा सकता था। मुझे लगता है कि मैं तो जाके आपके सामने यूट्यूब में जाके पढ़ाना, मुझे मेरी गलतियां देखकर बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप लोग क्या सोचेंगे, भाई क्यों सोचना मुझे। अगर मैं यही
निबंध को अगर पीएससी में जाके डायरेक्ट एग्ज़ाम पेपर में लिख दूं तो वहाँ पर मेरे पास रिचेक करने का टाइम है कि मेरे पास कहाँ गलती हुई करके। पूरा निबंध पढ़ने बैठूंगा ना तो कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, मतलब मेरा एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तब जाके और कोई 100% भी नहीं है कि ऐसी बारीक बारीक गलतियाँ पकड़ पाऊँ। तो हमें साथियों इन गलतियों को यहीं पर सीखना है। अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यही तो है कि हमसे जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, सिली मिस्टेक होता है, देखो स्पेलिंग को लेकर गलतियाँ होती हैं, हमारे कोई शब्द छूट जाते हैं, मैं वो आपके सामने इसी वजह से सुधारता हूँ ताकि यह गलतियाँ आप ना दोहराओ या मैं भी दोबारा ना दोहराऊँ। ठीक है, अब मैं जो आपके सामने जो गलतियाँ यहाँ पर हो रही हैं मैं बाद में, अभी मैं जो सुधार रहा हूँ उनको बाद में अपने नोट्स में सही कर लूँगा, उसके बाद में आपको पीडीएफ बना के दे दूँगा। मैंने ये तो पीडीएफ वैसे ही रहेगी, जो सिर्फ पीडीएफ देखेगा वो वैसे ही गलत उतार लेगा, जो क्लास देखकर नोट करेगा उसके लिए सही है। ठीक है ना। इस वजह से साथियों मैं जो भी है वो आपके सामने ही आके करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि साथियों जो रियली में एमपीपीएससी का बंदा है, जो एमपीपीएससी की रियली मेहनत को समझता है, वह इन चीज़ों को भी समझेगा। क्योंकि यह छोटी छोटी सिली मिस्टेक हम ऐसे तो लिख लेते हैं, हम आंसर राइटिंग तो कर लेते हैं और अपनी जाके कॉपी चेक कराते हैं, पर वो कहते हैं ना कि अपना कुत्ता सबको पसंद आता है, अपना कुत्ता कुत्ता है, दूसरे का बोल देते हैं कि जानवर वाली बात है। वैसे ही वाली कहानी है कि अपनी चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं तो अपनी गलतियां खुद को नहीं दिखती हैं। और यहाँ पर मैं अपनी गलतियों को आपके सामने दिखाकर एक्सेप्ट करके सुधार रहा हूँ। ठीक है ना। और यही एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारियों की साथियों योग्यता है। आप भी सीखिए इन चीज़ों को। मैं ऐसा नहीं, मैं पढ़ के रीड करके पहले भी सुधार सकता था, तो मैं जो आपके सामने करता हूँ उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए। ठीक है ना। क्षितिज पर उभरता यह स्वरूप अनंत, स्वप्नशील, आशावादी और मानवता के कल्याण परिपूर्ण है। कल्याण से, यहाँ पर से आएगा साथियों, कल्याण से परिपूर्ण है। साथियों हमारा जो प्रयास है वह स्वप्नशील, आशावादी और मानवता के कल्याण से क्या है, परिपूर्ण है। विश्वग्राम की संकल्पना अपनी तमाम व्यवहारिक चुनौतियों के बावजूद मानवीय इतिहास का सबसे सुंदर और अपरिहार्य कथांक है। ठीक है ना। आगामी दशक भारत के पंचप्राण और वैश्विक नेतृत्व के संकल्पों के साथ एक ऐसे समतामूलक विश्वग्राम का निर्माण करेगा जहां कोई भी देश या व्यक्ति विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेगा। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां तकनीकी भूखमरी का अंत करेगी। ठीक है ना साथियों, हम ऐसे विश्व की ओर जा रहे हैं जहां तकनीकी जो हमारी भूखमरी, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी की समस्या से हमें क्या दिलाएगी, अंत दिलाएगी। है ना। पर्यावरण की रक्षा होगी और दूरियां केवल भौगोलिक होंगी, मानसिक नहीं। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के बल पर इस विश्व गुरु बनकर एक साथ, एक मिनट, यहाँ पर ये नहीं आएगा ना। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के बल पर, यहाँ पर ये नहीं आएगा, इस नहीं आएगा ना, इसे हटा लेना। बल पर विश्व गुरु बनकर मार्गदर्शन करता रहेगा। इसी सुंदर
च्युत विहीन और फ्रेममयी धारा की संकल्पना के साथ हमारी यह यात्रा फलीभूत होती है। इसको चेंज कीजिए। हमारी यह यात्रा क्या होती है साथियों? फलीभूत होती है। ठीक है ना? इस तरीके से साथियों हमने एक आदर्श, आशावादी एवं भविष्य उन्मुखी समाधान दिया। साथियों एक चीज़ याद रखना, संकल्पना या प्रस्तावना आपके निबंध का द्वार होता है। और साथियों बिल्डिंग जितनी खूबसूरत होगी उतना ही खूबसूरत उसका क्या होना चाहिए? द्वार होना चाहिए। अगर एंट्री गेट खूबसूरत है तो इंसान दूर से देखकर ही आपके महल में अंदर आ जाएगा। अब महल के अंदर अगर थोड़ी बहुत कमियां मिली तो वो मैनेज कर लेगा। पर जब उसकी विदाई का होता है ना, कि जब अपन शादी के टाइमिंग में उसकी विदाई करते हैं, अपने जो होते हैं मेहमान जो आते हैं, तो अपन उनको जो विदाई के टाइमिंग में जो गिफ्ट देते हैं, वो गिफ्ट भी अगर शानदार रहा ना, तो सामने वाला मैनेज करता है, चलो ठीक है यार, बीच की गलतियाँ ठीक है, हो गई भाई, सम्मान तो अच्छा किया है यार, जब गए थे तो आओ भगत अच्छे से की, जब आ रहे थे तो इज्जत से अच्छे सा गिफ्ट दिया, विदाई अच्छे से की। ठीक उसी प्रकार से साथियों निबंध में हमारी जो प्रस्तावना होती है वह क्या है? आपकी शादी या आपकी प्रोग्राम का एंट्री गेट, और जो आपकी जो आपका उपहार है या जो निष्कर्ष है वह क्या है? आपका एग्जिट पॉइंट, आपका विदाई समारोह, जहाँ से आपका मेहमान जो खुश होकर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप कॉपी चेकर को संतुष्ट कीजिए और भविष्यमुखी निदान देकर उसे खुश कीजिए, तो वो आपको अच्छे नंबर देगा। क्योंकि देखो पूरा रीड करने के बाद ही आपको नंबर देगा, ऐसे नहीं कि एक पॉइंट करने के बाद नंबर देगा। अगर वो है अंतिम में आते आते अगर खुश रहा ना, तो आपकी बीच की जो खामियां उन्हें क्या हो जाएगा? भूल जाएगा, और आपको एक अच्छे से ऐसे इमोजी बनाकर, हंसी हुई इमोजी बनाकर आपको नंबर दे देगा। बढ़िया, ये ले बच्चा 35+ मूछ कर। समझ गए साथियों? ऐसा इन बेहतर शुभकामनाओं के साथ चलिए साथियों, इस प्रकार से हमारा आज का निबंध यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्या था हमारा? विश्वग्राम की संकल्पना। साथियों ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है साथियों, इसमें आपको समय समय पर, अभी जैसे जीके जीएस की क्लास स्टार्ट हो गई साथियों, मैथ की क्लास स्टार्ट है। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारे पास सुविधाएं अवेलेबल होते जाती हैं, बाकी जो कुछ और भी हमारे प्लेटफॉर्म पर है वो सभी चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी? अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है ना साथियों? इसी में देखिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथियों मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपने जब वीडियो पर अंतिम तक बने हो तो आपके लिए सार्थक सिद्ध हो रहेगा, ऐसी मैं आकांक्षा करता हूँ, ऐसी मुझे 100% उम्मीद है साथियों। आप मुझसे जुड़ने के लिए जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है या मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक है साथियों, और इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए, वीडियो पाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए साथियों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। ठीक है, तो फिर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे फिर मिलने की आशा के साथ साथियों आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सब